नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या एक बार फिर से बढ़ गई है। आज 2 नए मरीजों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, जिनका इलाज रायपुर एम्स में किया जाएगा। ये 2 मरीज सूरजपुर के शिविर में क्वारंटीन किए गए थे। एक मरीज की पहले ही पुष्टि हो चुकी थी, जबकि एक संदिग्ध के रिपोर्ट की दोबारा जांच होगी। गौरतलब है कि सूरजपुर में रैपिड टेस्ट के दौरान 10 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद इन सभी के रिपोर्ट दोबारा जांच के लिए रायपुर एम्स लाए गए थे। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 4 हुई है, जबकि प्रदेश में अभी तक कुल 40 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें से 36 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस बात की जानकारी रायपुर एम्स ने ट्वीट कर दे दी है। इसके अलावा जशपुर के भी एक संदिग्ध मरीज की जांच रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। इसमें सूरजपुर में 10 लोग 163 में चिन्हांकित हुए थे। 153 नेगेटिव पाए गए थे। 10 में से एक पहले कल पॉजिटिव आ गए थे। शेष 9 में से 2 और अभी पॉजिटिव आए हैं और एक की रिपोर्ट पेंडिंग थी। मेरे पास उसकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। उनको दोबारा टेस्ट कर रहे थे, तो इतने वो 10 में से 3 फिलहाल पॉजिटिव पाए गए हैं। ये दूसरे राज्य के लोग थे जो यहाँ मजदूरी नहीं कर रहे थे। महाराष्ट्र से लोग बसों में, ट्रकों में भर भर के लाके इनको छत्तीसगढ़ की सीमा में गैर जिम्मेदाराना उन लोग काम कर रहे थे, और केंद्र सरकार को इसमें देखना चाहिए था कि वो ला के बसों में और छोड़ दे रहे थे। कोरोना संक्रमण को रोकने राज्य में बेहतर प्रयास हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग इस दिशा में बेहतर और कारगर प्रयास कर रही है। प्रदेशवासियों के लिए यह एक सौगात से कम नहीं है। कोरोना जांच अब रायगढ़ में भी होगी। वायरोलॉजी कल लैब शुरू होने से जांच में तेजी आएगी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि अब जांच में तेजी होगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी योजना बताते हुए कहा कि प्रदेश के 3 मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव, बिलासपुर और अंबिकापुर में भी जल्द से जल्द तैयारियां की जा रही हैं। ये खुशी की बात है कि जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग अथक प्रयास कर रहा था, हमारे अधिकारी, हमारे डीएमई, जिनको समय भी दिया शासन ने, कुछ और सेवा का मौका दिया रिटायरमेंट के बाद, तो आज उन्होंने छत्तीसगढ़ को एक इकाई समर्पित की है। एम्स के हम आभारी हैं कि उन्होंने सहमति दी। अब रायगढ़ में भी वायरोलॉजी का लैब चालू हो जाएगा। कुल संख्या में तो बढ़ोतरी होगी। अगर 100 टेस्ट वो कर पाएंगे तो 100 का एक साथ ग्रुप टेस्टिंग में 3 से 5 तक कर सकते हैं, तो 100 यानी 300 से 500 प्रतिदिन कर सकते हैं। अगर 200 तक की क्षमता बन जाएगी। मैंने प्रयास किया है कि ऑटोमेटेड आरएनए डीएनए एक्सट्रैक्टर भी लगाया जा सके, तो मैनुअल की जगह अगर हम ऑटोमेटेड प्रोसीजर से काम करेंगे तो उसमें टेस्ट की संख्या बढ़ जाएगी। तो दिन में कम से कम 4 चक्र हम कर पाएंगे, तो हमारी कैपेसिटी सीधे आज की तुलना में दुगनी हो जाएगी। में उस क्रिया में भी लगे हुए हैं कि 3 लैब और हम चालू करा लें, राजनांदगांव में, बिलासपुर में और अंबिकापुर में। ये तीनों मेडिकल कॉलेज में आने वाले दिनों में प्रक्रिया चालू हो गई है। हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी, कुछ समय तो लगेगा, नया काम है, लेकिन जल्दी से जल्दी यहाँ भी लैब चालू हो जाए। और इस वक्त हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, क्या ताजा अपडेट फिलहाल छत्तीसगढ़ में इस कोरोना महामारी से निपटने के इंतजामों को लेकर? जिस तरीके से 2 नए मरीज निकलकर सामने आए हैं, जो कि सूरजपुर में क्वारंटाइन किए गए थे, जिस तरीके से 10 लोगों का रैपिड टेस्ट किट में पॉजिटिव आया था, लेकिन एम्स में जब जांच की गई है तो 2 लोग पॉजिटिव मिले हैं। ये एक तरीके से राहत भरी खबर भी है। भले ही जो है कोरोना पीड़ितों की संख्या के आंकड़े बढ़ गए हैं, लेकिन जिस अनुपात में बढ़ना था उससे कम निकल कर आए हैं, तो ये एक राहत भरी खबर प्रदेश के लोगों के लिए है। हालांकि कोरोना संकट के कारण से कई चीजें प्रभावित हो रही हैं। जिस तरीके से 10वीं 12वीं के जो बोर्ड एग्जाम थे वो 4 से 8 मई के बीच में आयोजित किए जाने थे, लेकिन उसको एक बार फिर से जो है स्थगित कर दिया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है। डेट अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन उस चीज को आगे बढ़ा दिया गया है। दूसरी और ये राहत भरी खबर है कि रायगढ़ में भी अब जो है जांच हो पाएगी। तो प्रदेश में जगदलपुर, रायपुर हो या रायगढ़, इस तरीके से अलग अलग जगहों पर अगर कोरोना के टेस्ट किए जाएंगे
तो जाहिर तौर पर बड़ी संख्या में लोगों के टेस्ट हो पाएंगे और इससे इसके रोकथाम में मदद मिलेगी। तो ये तमाम जो है कोरोना संकट के समय में सरकार के द्वारा इस स्तर पर प्रयास भी किए जा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस बात की समीक्षा भी की है कि किस तरीके से आर्थिक मसलों पर क्या स्थिति है प्रदेश की, किस तरह से जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किस तरीके से की जाएगी और प्रदेश को राजस्व को किस तरीके से बढ़ाया जाए और जो आर्थिक स्तर पर क्या सुधार किए जा सकते हैं, इसके लिए क्या कार्य योजना हो सकती है, ये तमाम भी जो है मंथन चल रहा है इस पर जो है सरकार के द्वारा। तो जाहिर तौर पर लोगों को भी इस दौरान जो है सावधानी बरतने की जरूरत है। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लोगों का चालान काटना पड़ रहा है, लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। लोगों को भी जागरूक करने का काम लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। दंतेवाड़ा जिले से सटे हुए बीजापुर के अंदरूनी इलाकों में एक मजदूर की संदिग्ध मौत हो गई। ये मजदूर सैकड़ों की संख्या में पैदल छिपकर आंध्र प्रदेश से अपने घर पहुंचे थे। उनमें से भी कुछ लोग बीमार बताए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश से बीजापुर लौटे एक मजदूर नंदू की संदिग्ध मौत हो गई, जिसके बाद गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मामला जिले के गमपुर गांव का है, जहां करीब 100 मजदूर आंध्र प्रदेश के रैली कौतुर गांव से पैदल पहाड़ और जंगल के रास्ते गांव लौटे। इनमें से किसी की भी स्वास्थ्य की जांच नहीं हो पाई है। घर पहुंचे एक मजदूर नंदू मिडियामी को सीने में जलन, बदन दर्द और सांस लेने में तकलीफ थी और फिर अचानक उसकी मौत भी हो गई। दूर दराज के इलाके में स्थित इस गांव में हमारे संवाददाता अब्दुल हमीद पहुंचे और बीमार मरीज की मौत से एक दिन पहले उससे बातचीत की। सर दर्द है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। तकलीफ हो रहा है। खांसी नहीं है, सर्दी भी नहीं है। ये 5 दिन पहले आया, कितना दिन पहले आया पूछो? आंध्र तेना वासमैन बेस दिन आते रे ಈಗ ಲೋನ್ ವಾಸ್ಮೆಂಟ್ तो 3 दिन आते रहे। 3 दिन हो गए, आंध्रा से आके 3 दिन हो गया। गुरुवार को आए होगा। तो कहीं चेकअप हुआ? पूछो इसका, डॉक्टर लोग कहीं चेकअप आधा डॉक्टर बात सेक कितुड़े नहीं किए कहीं। और सेट अगर सेक बात की वाले भी गलो तोर की वाले नहीं किए, कहीं चेक नहीं है। सेट वाले थे मिसी लो तोर की वाले थे लो तोर। इसका नाम क्या है पूछो? निपेदिर बात है। अब उस मजदूर की मां की तबीयत खराब हो गई है, जिसके बाद उसकी मां को भी वैसी ही बीमारी हो गई है। इसके अलावा आंध्र से आए 2 और मजदूरों की तबीयत भी खराब बताई जा रही है। छुप क्या आया? छुप क्या है? जंगल और पहाड़ का रास्ता है। तो आप लोग का कहीं डॉक्टर लोग चेक किए? चेक नहीं किया, लेकिन ऐसे गोली वोली दिया था, लेकिन चेक ऐसा कैसे बीमार तो है कि नहीं बोल के नहीं चेक किया था। ऐसे अभी बिना देख के दिया था गोली। तो आप लोग इधर जब बीजापुर आए, गमपुर, तो कोई डॉक्टर आया चेक करने के लिए? नहीं आए। तो 59 लोग जो आए ना, उनको कुछ लोगों को बुखार, सर्दी, खांसी भी है। ऐसा है। कितने लोगों को है? 2 जन। कोरोना महामारी पूरे देश में फैली हुई है, जिसे रोकने के लिए लॉकडाउन चल रहा है। संदिग्धों की जांच हो रही है, लेकिन ऐसे दूर दराज के गांव में रहने वालों और पैदल छिपकर घर पहुंचने वालों की जानकारी मिलना और जांच एक बड़ी चुनौती है। बहरहाल इस मजदूर की मौत का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है और न ही उसके साथ आए दूसरे बीमार लोगों और उसकी मां की बीमारी का खुलासा हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए अब्दुल हमीद की रिपोर्ट। लॉकडाउन की वजह से राज्य के कई लोग अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं। प्रदेश के नेशनल खिलाड़ी भी लॉकडाउन की वजह से अपने राज्य नहीं आ पा रहे हैं और रायपुर के 2 हॉकी और 2 वॉलीबॉल खिलाड़ी चेन्नई और मदुरई में फंसे हुए हैं। राज्य सरकार से सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपील की है। राज्य सरकार विशेष कर सीएम भूपेश बघेल की पहल के बाद कोटा में फंसे हुए 2800 छात्र छात्राओं को लाया गया, जिसके बाद खिलाड़ी भी सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम सारिका कौशिक है।
मैं जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं मदुरई तमिलनाडु में मंगेरकरसी कॉलेज में की एक छात्रा हूँ। मैं यहाँ स्पोर्ट्स कोटा से पढ़ाई कर रही हूँ। कोरोना वायरस के कारण हमें बहुत सी परेशानियाँ हो रही हैं। कोरोना वायरस के कारण कॉलेजेस के हॉस्टल भी बंद हो चुके हैं, जिसके कारण मैं अपनी एक शिक्षिका के घर में रुकी हुई हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे मेरे घर पहुँचाने में मेरी सहायता करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम संजना कौशिक है। मेरा नाम साक्षी कौशिक है। मेरा नाम पूर्णिका श्रीवास्तव है। हम जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। हम प्लेयर्स हैं और हम यहाँ स्पोर्ट्स कोटा से हमारा एडमिशन हुआ है, तो हम यहाँ के MOP वैष्णव कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। कोविड-19 के कारण हमें बहुत सारी परेशानियाँ यहाँ हो रही हैं। हमारे सब साथी अपने घर जा चुके हैं और हमें यहाँ खाने पीने की भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हमने सुना है कि कोटा के कई स्टूडेंट को वहाँ लाया जा चुका है, तो सर प्लीज़ आप भी हमारी हेल्प करें, हमें अपने घर पहुँचा दें। धन्यवाद। गरियाबंद में ग्रामीणों ने एक प्रसूता को गांव में घुसने से मना कर दिया, जिसके बाद महिला को अपने 7 दिन के बच्चे के साथ गांव से 3 किलोमीटर दूर दिन भर एक शौचालय में गुजारना पड़ा। गरियाबंद के डूमर बखाल की नीलावती ने उड़ीसा के अस्पताल में 23 अप्रैल को एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद महिला अपने नवजात के साथ अपने गांव लौट रही थी। घर से 3 किलोमीटर दूर की ग्रामीणों ने महिला को गांव में बिना कोरोना जांच के घुसने से इनकार कर दिया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जांच की और उसके बाद महिला को सामान्य बताया गया। तब जाकर ग्रामीणों ने महिला को घुसने दिया। हम लोग 21 तारीख में गए थे। हाँ, वहाँ कितना दिन रुके? वहाँ 8 दिन रुके। अब पेट ऑपरेशन किया तो हाँ। उसके बाद इधर हम लोग गाड़ी भाड़ा करके आया और इधर हमारे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में रुके थे। हाँ, झोपड़ी के पास रुके थे। झोपड़ी के पास रुके थे और बारिश आया तो बाथरूम में आके छुपे थे। हम लोग आ गए हैं, जा रहे हैं। बोलने के बाद गांव वाला को मैं पूछा तो गांव वाले बोले कि नहीं वहाँ रुको। वहाँ रुकने के बाद हम क्वारंटाइन सब जांच होगा तब तेरे को लाएंगे बोले। और तब से वहाँ हम लोग खड़े थे। ये लोग उड़ीसा से आए, जबकि करा के फिर यहीं रुके थे। हम बोले कि भाई शासन की ओर से जो भी चल रहा है उसकी विधिवत जो होगा उसके बाद अपना घर को ले जाएंगे। तो बोल के हम सब पब्लिक ग्रामीण लोग और शासन को भी जानकारी दी और टीम आके यहीं किए अपना जांच किए। उसके बाद जांच में निगेटिव पाया गया, तब अब अपना घर को ले जा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और चलिए अब खबरें देखते हैं सरपट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियों को भारी नुकसान हो रहा है। सीएम भूपेश बघेल की अगुवाई में हुई इस बैठक में आर्थिक चुनौतियों पर मंथन हुआ। वित्त विभाग ने लॉकडाउन के बाद की आर्थिक स्थिति पर चर्चा की है। इस बात की जानकारी सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दी है। सीएम ने बैठक में कहा कि लॉकडाउन के कारण होने वाली आर्थिक चुनौतियों की अभी से तैयारी करना जरूरी है। लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने प्रदेश में हो रहे सड़क निर्माण की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम 2636 करोड़ रुपए की लागत से 767 किलोमीटर की 26 सड़कों का निर्माण कर रहा है। इनमें से अब तक 616 किलोमीटर लंबी 11 सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। बाकी 15 सड़कों का निर्माण दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पूनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों के मजदूरों की घर वापसी के लिए विशेष ट्रेन चलाने की मांग की गई है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि जिस तरह से राजस्थान के कोटा से छात्रों की वापसी हुई है, उसी तरह से केंद्र सरकार दूसरे राज्यों में फंसे हुए मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए विशेष सैनिटाइज ट्रेन चलाए। राजधानी रायपुर में कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ छत्तीसगढ़ की सरकार ने फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी नारा दिया है। साथ ही राज्य में किसी को भी घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। जो लोग एक गाड़ी पर 2 बैठे हुए हैं, उनमें प्रति व्यक्ति 100 रुपये फाइन काटने के अलावा मास्क भी उन्हें देने का काम किया है। उन्हें 100 रुपये के चालान के साथ कपड़े का मास्क दिया गया है। वहीं कार में भी एक साथ 2 लोग बैठे हों तो उन्हें रोककर अलग सीट पर बैठाया गया है।
कोंडा गांव में मजदूरों को ले जा रही एक बस से तेज रफ्तार बाइक टकरा गई है। इस हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे रायपुर जा रहे पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम अस्पताल पहुंचाते नजर आया। हादसा नेशनल हाईवे 30 पर हुआ है। बेमेतरा में मजदूर अब अपने घर जाने के लिए साइकिल का सहारा लेने लगे हैं। ऐसे ही मामला बेमेतरा जिला मुख्यालय में देखने को मिला है, जहां राखीजोबा गांव से 20 मजदूर 17 नई साइकिल खरीदकर उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इसे मजबूरी के साथ ही इन मजदूरों का हौसला भी कहा जा रहा है। कोरोना के संकट काल में हर तरफ मदद के साथ आगे लोग आ रहे हैं। जगदलपुर की एक संस्था आरफा द हेल्पिंग हैंड की संस्थापक का विपदा की इस घड़ी में लोगों को मास्क बनाकर बांट रही है। लॉकडाउन के दौरान लोग घरों पर हैं, वहीं तस्कर इसी मौके का फायदा उठाने में लगे हुए हैं। प्रतिबंधित गुटखा पाउच की तस्करी करने वाले 2 युवकों को रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके पास से 54,000 रुपये का गुटखा पाउच जब्त किया गया है। आरोपी अपनी कार में गुटखा पाउच की तस्करी कर रहे हैं। बालोद और बलौदाबाजार जिले के 13 मजदूर बेंगलुरु में फंसे हुए हैं और उन्होंने सीएम भूपेश बघेल से मदद की गुहार लगाई है। मजदूरों ने अपने अपने जिले के कलेक्टर से भी मदद की अपील की है। गौरतलब है कि लॉकडाउन की वजह से प्रदेश के लाखों मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए प्रदेश सरकार भी कवायद में जुटी है। बिलासपुर में कोविड-19 को हराने और उससे डटकर मुकाबला करने के लिए हर कोई तैयारियों में जुटा हुआ है। भारतीय रेलवे की पहल के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे भी पीपीई किट और मास्क बनाने का काम तेजी से कर रहा है। लॉकडाउन के दौरान शराबबंदी से महिलाएं खुश हैं। शराब दुकान बंद होने से घरेलू हिंसा, दुर्घटना जैसी कई मामले में कमी आई है। बालोद के देवरी गांव की महिलाएं सीएम भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखकर लॉकडाउन के बाद भी शराब दुकानों को बंद रखने की मांग कर रही हैं। अब तक 150 महिलाएं चिट्ठी लिख चुकी हैं और अब इन्हें सीएम तक भेजने की तैयारी है। महिलाओं का कहना है कि शराब दुकानें बंद होने से गांव में शांति का माहौल है, साथ ही उनके घर में भी सुख शांति बनी हुई है। बेमेतरा में लॉकडाउन में भी लोगों में शादी करने का जुनून कम नहीं हो रहा है। यही वजह है कि केवल जिला मुख्यालय बेमेतरा में ही रोजाना 90 से 100 लोग शादी की परमिशन लेकर जा रहे हैं। ऐसे में बीते 4 दिनों में लगभग 390 लोगों ने शादी की परमिशन ली है। वहीं अंतिम 2 दिनों में जिला प्रशासन ने संपूर्ण लॉकडाउन करने का फैसला लिया है। राजधानी रायपुर में पुश्तैनी सब्जी विक्रेताओं और किसानों की स्थिति काफी खराब है। धीरे धीरे सब्जी बाजार में भीड़ कम हो रही है। दरअसल लॉकडाउन के चलते बहुत से लोग अब बेरोजगार हो गए हैं, वहीं उसी के चलते अब सब्जियों की खरीदी में भी बेहद कमी आ गई है। 1 किलो सब्जी ले जाने वाले लोग अब पाव भर से काम चला रहे हैं। यही वजह है कि सब्जियां औने पौने दाम पर बेचने के लिए छोटे किसान भी मजबूर हैं। मुंगेली में कलेक्टर ने कल से 3 मई की आधी रात तक का टोटल लॉकडाउन के आदेश जारी किए हैं। शासन के निर्देश के बाद 1 सप्ताह से जिले में ढिलाई जो दी गई थी, बहुत सी दुकानें खुलने लगी थी और सड़कों पर चहल पहल बढ़ गई थी। इस दौरान लोग लॉकडाउन के नियमों में लापरवाही बरतने लगे थे, जिसे देखते हुए टोटल लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। जिले की सीमाओं पर 13 जगह नाकेबंदी की गई है और इन स्थानों पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार की ड्यूटी लगाई गई है। लॉकडाउन के दौरान बेवजह निकलने वालों पर भी सख्ती देखने को मिल रही है। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन न रखे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिलती रहे। यही वजह है कि न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर MS कंवर, जिन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। मैं नितिन बैरागी उज्जैन से। मेरा प्रश्न यह है कि फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को ड्यूटी के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। मेरा नाम परशुराम शर्मा है और मैं हैदराबाद से बोल रहा हूं। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर साथ रह रहे हैं, खाना भी साथ ही खा रहे हैं। ऐसे में
उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मेरा नाम अखौरी विपिन बिहारी शरण है। मैं रांची में रहता हूँ। मेरा प्रश्न है, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को क्या एहतियात बरतने होंगे? अब फैक्ट्रियां खुलनी शुरू हो जाएंगी तो जाहिर है कि मजदूर लोग इकट्ठा वहाँ पे काम करेंगे। कई लोग तो शेड्स के नीचे काम करते हैं, कई लोग बंद कमरों में, बड़े बड़े हॉल्स होते हैं वहाँ पे काम करते हैं, और रहते भी कमरों में जहाँ एक एक कमरे में कई मजदूर होते हैं। तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल बना के रखनी पड़ेगी। मास्क हर वक्त पहन के रखना पड़ेगा, चाहे दिन हो चाहे रात हो। और फ्री टाइम पे भी जब उनका काम ऑफिस का ख़त्म हो गया, फैक्ट्री का काम ख़त्म हो गया, तो बैठे हैं तो डिस्टेंस बना के, और अगर किसी को सिम्टम है तो उसको फ़ौरन मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए, अपनी टेस्टिंग करानी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि एक मज़दूर से कईयों को बीमारी लग जाए। और खाने के बर्तन भी उनको शेयर नहीं करने चाहिए और अच्छे तरीके से उनको धोना चाहिए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।